हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वह टॉपिक है वर्क या कार्य। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम वर्क या कार्य किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सा आंसर हमें मिलता है कि जो भी कार्य हम सुबह से उठते ही शुरू कर देते हैं वह कार्य में आता है। जैसे सुबह से उठकर घूमना, उसके बाद खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें कार्य में आती हैं। लेकिन यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देखते हैं इसको, तब ये सारी चीजें कार्य में नहीं आती हैं, क्योंकि जो फिजिक्स है या भौतिक विज्ञान है उसने कार्य को अपने अकॉर्डिंग टू या अपने अनुसार डिफाइन कर रखा है, परिभाषित कर रखा है। तब क्वेश्चन आता है कि यदि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना कार्य नहीं है, तब विज्ञान के अनुसार कार्य किसे कहते हैं। तो अब हम जो फिजिक्स या विज्ञान है इसके अनुसार कार्य किसे कहते हैं इसकी स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यह कोई एक वस्तु है या ऑब्जेक्ट है। इस वस्तु पर हम F बल लगाते हैं, चूंकि बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। इस वस्तु पर हम बल F लगाते हैं। जैसे एक फुटबॉल रखी हुई है और इस पे हम किक मारते हैं, तब ये जो फुटबॉल है या ये वस्तु है यह आगे की ओर जाएगी, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। माना यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है A, और F बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और वस्तु डी दूरी चलकर नए पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। तो क्लियर है, इस कंडीशन में हमने किया है कार्य या बल ने कार्य किया है। तो इसका आंसर है कार्य बल के द्वारा किया गया है, और जिसे हम निम्न प्रकार से डिफाइन करते हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु में बल लगाने पर किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन D, जो कि बल की दिशा में होता है, बल लगाने पर किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन D के गुणनफल को कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, क्लियर है, तब इस बल और विस्थापन का जो गुणनफल रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। विस्थापन के गुणनफल को कार्य W कहते हैं। कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं। एक कार्य की एक सिंपल डेफिनेशन हो जाती है जो कि हमारे फिजिक्स के अनुसार या विज्ञान के अनुसार प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्य किस प्रकार की राशि है। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन इन दोनों के गुणनफल से, प्रोडक्ट से गुणा करने पर जो हमें तीसरी राशि मिल रही है कार्य, वह कार्य एक अदिश राशि है। तो क्लियर है, कार्य या W एक अदिश या स्केलर राशि है, क्वांटिटीज है, जिसमें दिशा नहीं होती है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्य का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो हम देखते हैं कार्य की, हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। कार्य W परिभाषा के अनुसार वस्तु पर आरोपित बल F
और इस बल के कारण वस्तु में जो विस्थापन D उत्पन्न होता है, इनका गुणनफल कार्य कहलाता है। तो इसका मात्रक नहीं, तो इसका सूत्र W बराबर F इंटू डी हो जाता है। अब इसका हम मात्रक देखते हैं। तो इसका जो मात्रक है कार्य का, वह प्राप्त करने के लिए हम पहले देखते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन है और विस्थापन का मात्रक मीटर है। तो क्लियर है, इस W या कार्य का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन मीटर, जो कि हमने मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लिया है, निकाल लिया है। इसके बाद जो न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर के लिए हम जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर के लिए हम जूल भी कहते हैं, जो कि कार्य का MKS पद्धति में मात्रक है, या इसे हम SI पद्धति में मात्रक भी कहते हैं। जूल कार्य का MKS पद्धति में या SI पद्धति में मात्रक होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्य का जो MKS पद्धति में मात्रक है जूल, इसे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? तो अभी हम इसकी स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस कार्य का या W का CGS पद्धति में क्या मात्रक होता है। तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। अब इसके बाद हम जो कार्य की यूनिट है SI सिस्टम में, उसकी जो डेफिनेशन होती है उसकी स्टडी करते हैं, जो कि काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको कार्य की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइंस समझ में आ गई है। कार्य किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र W इक्वल टू F इंटू डी होता है। कार्य का मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन मीटर या जूल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस जूल के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसको हमें कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इसको रफ किया। अब कार्य का MKS पद्धति में मात्रक जूल, जूल की परिभाषा या जूल की डेफिनेशन कैसे देते हैं, और यदि आपको जूल की परिभाषा देनी आ जाती है, तब आप अर्ग की परिभाषा भी आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले कार्य का हम सूत्र लिखते हैं। कार्य W इक्वल टू F इंटू डी होता है। इसके बाद इनके हम मात्रक लिखते हैं। कार्य का MKS सिस्टम में क्या मात्रक है? ये होता है जूल, ये जूल लिख दिया। बल का MKS सिस्टम में मात्रक, SI सिस्टम में मात्रक न्यूटन, इसको न्यूटन लिख दिया। डी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, इसका मात्रक मीटर, इसको इस तरह से लिख देते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे हम एक सिंगल वन और वन लिख देते हैं। तो इसी के आधार पर हम जूल को डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कैसे? तो हम यहां से शुरू करते हैं। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर, इसको यहां से लिखते हैं। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर क्लियर है, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विस्थापन होता है सामान्यतः। इसे बल की दिशा में, इसके बाद आगे बढ़ जाएं, 1 मीटर तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उसे 1 जूल कहते हैं। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल
लगाकर, यहां से शुरू करें, 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे 1 मीटर तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उसे 1 जूल कहते हैं। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे 1 मीटर तक विस्थापित करने में, डिस्प्लेस करने में जो कार्य किया जाता है उसे 1 जूल कहते हैं। इसको और सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं हम, उसे 1 जूल कहते हैं। एक कार्य की एक सिंपल डेफिनेशन हो जाती है। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर तक विस्थापित करने में किए गए कार्य को 1 जूल कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये जूल की परिभाषा है, तब एक अर्ग की परिभाषा क्या रहेगी? 1 जूल या 1, इसके बाद 1 अर्ग। तो अर्ग क्या है? इसको मैंने अभी बताया था कि अर्ग कार्य का CGS पद्धति में मात्रक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड पद्धति में मात्रक है। क्लियर है? तो इसको भी हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, W = F × D, W = F × D। कार्य का मात्रक यहां पर लिख दिया 1 अर्ग। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, DYNE, और डिस्प्लेसमेंट यह सेंटीमीटर में आता है, 1 सेंटीमीटर। तो जहां पर आपने 1 न्यूटन लिखा है वहां पर आपको लिखना है 1 डाइन। यहां पे 1 न्यूटन के स्थान पर आपको लिखना है 1 डाइन। परिभाषा यही रहेगी, किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाकर उसे 1 मीटर, यहां पर लिखना है 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उसे 1 जूल की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 अर्ग कहते हैं। यहां पर लिख दिया A, यहां पर लिख दिया B, यहां पर लिख दिया C। A हो गया आपका A, B और C। तो आपकी जो अर्ग की डेफिनेशन है वह भी क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो कार्य होता है वर्क, या कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग वर्क, या कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। इसको रफ करते हैं। एक ये जो टॉपिक है ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कार्य कौन से कारकों पर, फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसको अब देखते हैं। कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग वर्क, कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो क्लियर है? सबसे पहले इसका हम फार्मूला देखते हैं। जो कार्य होता है, कार्य 3 कारकों पर या फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर कौन कौन से हैं?
तो जो आप इसका फॉर्मूला देखते हैं कार्य का, वह होता है W इक्वल टू F इंटू डी। ये दो कारक तो यही हो जाते हैं, तीन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 बल पर, नंबर दूसरा विस्थापन पर, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, बल मतलब फोर्स, और जो तीसरा फैक्टर होता है जिस पर कार्य डिपेंड करता है, ये तीसरा फैक्टर होता है बल व विस्थापन के बीच के कोण पर। बल व विस्थापन के बीच के कोण पर, एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन तीन फैक्टर पर कार्य निर्भर करता है, कोण एंगल पर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हम इसको देखते हैं। पहला फैक्टर आता है इसमें बल पर, यहां से देखते हैं। नंबर 1 बल या फोर्स। आपको ये समझना है ये इसके समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले आप समझें समानुपाती क्या होता है। समानुपाती जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि हम एक राशि की वैल्यू बढ़ाते हैं, मान बढ़ाते हैं, तो दूसरी राशि का मान अपने आप बढ़ जाता है, ये समानुपाती कहलाती है। जैसे दो आदमी हथकड़ी से बांध दिए जाए और एक के लिए पहाड़ पे ले जाया जाए तो दूसरा आदमी अपने आप पहाड़ पर जाएगा, और यदि एक व्यक्ति के लिए हम कुएं में धक्का देते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपने आप कुएं में जाएगा। ये समानुपाती है। एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी का मान भी बढ़ेगा, एक का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान भी घटेगा। दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती, सीसॉ झूला। जब एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी का मान घटेगा। जैसा सीसॉ झूला होता है, यदि एक व्यक्ति ऊपर जाएगा तो दूसरा व्यक्ति नीचे आएगा, मतलब एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान घटेगा, और जब एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। ये कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है। और जो हथकड़ी होती है वो कहलाती है समानुपाती। इसका मतलब होता है समानुपाती। अब आपको ये समझना है कि बल समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। बल यदि F इक्वल टू 1 न्यूटन और D इक्वल टू 1 मीटर हो, तब किया गया कार्य W इक्वल टू कितना आएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 जूल आएगा। यहां तक क्लियर हो जाता है आपको। और यदि अब हम करते हैं F बल इक्वल टू 10 न्यूटन, D इक्वल टू 1 मीटर, तब किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू डी इक्वल टू 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 जूल। तो आप इसमें देखें कि जब बल का मान 1 न्यूटन है तब कार्य का मान भी 1 जूल आया था, और जब बल का मान 10 न्यूटन किया तब कार्य का मान भी 10 जूल आया। अर्थात हमने बल का मान बढ़ाया, कार्य का मान अपने आप बढ़ गया। इसका मतलब ये दोनों में क्या संबंध है? दोनों समानुपाती हैं। अर्थात कार्य
W बल के समानुपाती होता है। कार्य किसके समानुपाती होता है? बल के। कार्य समानुपाती होता है बल के। एक कॉन्सेप्ट अपना यहां पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद दूसरा विस्थापन पर हम देखते हैं। तो क्लियर है, यदि किसी वस्तु को हमें पास तक कम डिस्टेंस पे विस्थापित करना है तो कम कार्य करना पड़ता है, और यदि इसे हमें ज्यादा दूरी तक विस्थापित करना होता है तब हमें ज्यादा कार्य करना होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जो कार्य होता है वह भी विस्थापन के समानुपाती होता है। नंबर दूसरा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। इसको भी हम प्रूफ करते हैं कैसे ये समानुपाती होता है डिस्प्लेसमेंट कार्य के। ये तो मैं बता ही चुका हूं, W समानुपाती F के। यदि अब इसमें फोर्स को हम स्थिर रखेंगे, F इक्वल टू 1 न्यूटन और D इक्वल टू 1 मीटर, तब किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू D इक्वल टू आता है 1 जूल। क्लियर है? और यदि अब हम कर देते हैं F इक्वल टू 1 न्यूटन और D इक्वल टू 10 मीटर, D इक्वल टू 10 मीटर, तब जो W होता है किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू D, यानी 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 जूल। तो क्लियर है, जब डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है तब किया गया कार्य 1 जूल है, और जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है तब किया गया कार्य भी 10 जूल है। इससे सिद्ध होता है कि जब हम विस्थापन का मान बढ़ाते हैं तो कार्य का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात W विस्थापन के समानुपाती होता है, W समानुपाती D फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे F लिखा गया था पहले। क्लियर है? अब इसके बाद जो थर्ड वाला फैक्टर है, इस फैक्टर के लिए हम देखते हैं, ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको रफ करते हैं, यहां से इसको रफ किया तो जो अपना तीसरा फैक्टर है वह क्लियर हो जाता है। बल व विस्थापन के बीच के कोण पर। तो आपको कुछ चीजें यहां पे पता होना चाहिए। ये टॉपिक की स्टडी करने से पहले आपको कॉस की वैल्यू पता होना चाहिए। कॉस 0 इक्वल टू 1, त्रिकोणमिति में है आपको कॉस 60 इक्वल टू 1/2, कॉस 90 इक्वल टू 00, कॉस 180 इक्वल टू -1। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है वह है बल व विस्थापन के बीच के कोण पर। तो जब आप कोई वो रोलर वगैरह होता है उसको पुश करते हैं, तब देखें आप, ये रोलर है, ये इसका हैंडल होता है। क्लियर है? आप इसको पुश नहीं, यहां पे पुल कर रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं, तब रोलर इस तरह से गति करेगा। आप जो इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो है फोर्स F, ये बल है, और रोलर इस ओर गति कर रहा है, ये इसका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो क्लियर है, इस अवस्था में बल व विस्थापन के बीच कोई कोण है, इस कोण के लिए बोलते हैं थीटा, और ये कहलाता है कॉस थीटा। क्लियर हो जाता है? अब एक चीज और आपको समझना है, इस बल के घटक, यहां पे समझ लें नोट लगा के, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट। जैसे 10 का नोट है हमारे पास, तो इसके घटक क्या होंगे? उसके कोई भी चीज घटक हो सकती है, या 5-5 के 2 नोट,
अर्थात इसकी टोटल वैल्यू 10 ही रहेगी। 2 2 के 5 सिक्के, 1 1 के 10 सिक्के, टोटल वैल्यू वही होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है? इसका कंपोनेंट या घटक। तो अब इसको देखते हैं। एक फोर्स है इस तरह से, इसको हम लेते हैं ग्राफ में एक्स एक्सिस पर और इसको लेते हैं वाई एक्सिस पर। तब इस बल F का जो एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट आता है, एक्स अक्ष पर जो घटक होता है, ये कहलाता है F cos थीटा, और जो घटक इसका वाई अक्ष पर होता है ये कहलाता है बाई कॉस थीटा। इसको और क्लियर कर ले। यहां तक ये है एफ कॉस थीटा और यहां तक है ये बाई कॉस थीटा। तो आप देखें विस्थापन इस तरफ हो रहा है और विस्थापन की दिशा में बल का कौन सा घटक है? एफ कॉस थीटा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। विस्थापन की दिशा में बल का घटक, विस्थापन की दिशा में बल का घटक कौन सा है? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा होता है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं हम पहली स्थिति, कंडीशन 1। कंडीशन 1, जब बल व विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण है। कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यदि बल इस तरह चल रहा F और विस्थापन भी इस डायरेक्शन में है D, तब इनके बीच का जो एंगल होगा वह कितना रहेगा? थीटा इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो जाता है। अब एक पॉइंट जो यहां पे मिस हो गया था कि बल व विस्थापन के बीच के कोण पर जो किया गया कार्य होता है W, वह W होता है एफ डी कॉस थीटा। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक क्या है? कॉस थीटा, और जो विस्थापन है वह था डी। तब बल का विस्थापन की दिशा में घटक और विस्थापन डी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अर्थात W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसको मैंने लिखा नहीं है, बोल दिया है, आप लिख लें। जब बल व विस्थापन के बीच कोई कोण होता है तब इस अवस्था में किया गया कार्य बल का विस्थापन की दिशा में घटक एफ कॉस थीटा और विस्थापन डी के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो अब इन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री का है और किया गया कार्य W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर है 0। एफ डी कॉस 0 और कॉस 0 इक्वल टू 1, तब W इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। यह बल द्वारा किया गया मैक्सिमम कार्य है। क्वेश्चन आता है कि कोई बल अधिकतम कार्य कब करता है? तो इसका आंसर है जब इनके बीच का कोण कितना हो? 0 डिग्री हो। अर्थात बल और विस्थापन एक ही डायरेक्शन में हो, तब इनके बीच का जो कार्य रहेगा मैक्सिमम होता है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं इसमें। जब बल व विस्थापन के बीच, अभी 0 डिग्री लिया था, अब लेते हैं 60 डिग्री का एंगल, थीटा इक्वल टू 60। क्लियर है? फार्मूला वही आएगा, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यहां पर आ जाता है कॉस 60।
cos 60 की वैल्यू 1/2, W इक्वल टू एफ डी इंटू 1/2, और जो किया गया कार्य होता है W ए हो जाता है एफ डी बाई 2। जब बल्बा विस्थापन के बीच 60 डिग्री का कोण होता है, ए है डी और ए है बल, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तब किया गया कार्य W इक्वल टू एफ डी बाई 2 हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में लेते हैं cos थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात ये कैसे आएगा, बल इस तरफ हो और विस्थापन इस तरफ हो डी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? तब W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यहां पर हो जाएगा कॉस 90। आपको ये मिटाना नहीं है, कॉपी पे काटना नहीं है, आपको ये हर बार नया लिखना है। मैं यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए इसको बार बार यहाँ पे रफ कर रहा हूं। आपको कॉपी पर हर बार ये अलग से लिखना है। और cos 90 इसकी वैल्यू 00, तो क्लियर है इस कंडीशन में किया गया कार्य भी 00 होता है। तो क्लियर है कि जो कार्य किया गया है वह कैसा हो गया है, 0 हो गया है। पॉइंट क्लियर। अब जो फोर्थ कंडीशन है वह होती है बल व विस्थापन के बीच का कोण कैसा हो, 180 डिग्री। अब इसको समझाते हैं। क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो? तो इसका आंसर है हाँ। जब कोई वस्तु गति करती है तब घर्षण बल गति के विपरीत होता है। तो घर्षण बल एक डायरेक्शन में है, इस तरफ, F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घर्षण बल, और वस्तु उतना बल लगाती है कि उसका विस्थापन घर्षण बल के विरुद्ध होने लगता है। इस कंडीशन में इनके बीच का कोण 180 डिग्री हो जाता है। यह है घर्षण बल और यह है विस्थापन। तो क्लियर है। अब इस कंडीशन में किया गया कार्य W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा इक्वल टू एफ डी कोस 180, cos 180 की वैल्यू -1 एफ डी इंटू -1, तब माइनस एफ इंटू डी, W इक्वल टू -f इंटू डी होता है, अर्थात किया गया कार्य नेगेटिव भी होता है। तो इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जो बल द्वारा किया गया कार्य है वह कितने प्रकार का होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक, थीटा इक्वल टू cos 0 होना चाहिए, cos 60 पे भी रहेगा, धनात्मक आएगा। ऋणात्मक, cos की वैल्यू 180 हो, बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 हो, किया गया कार्य ऋणात्मक आएगा। और किया गया कार्य शून्य कब होता है, जब बल व विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तब किया गया कार्य 0 होता है। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है। अब इसको रफ करते हैं। ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं समझा चुका हूं कि बल द्वारा किए गए कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। कार्य करने के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब ये 2 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक वह वस्तु, पहली वस्तु जो बल लगाती है,
और जो वस्तु बल लगाती है वह कार्य करती है। जो वस्तु बल लगाती है वह कार्य करती है। और दूसरी वस्तु होती है जिस पर बल लगता है। जिस पर बल लगता है उस पर कार्य होता है। इस वस्तु पर कार्य, वह यहां पर लिखना चाहिए कार्य, वह कार्य करती है। जिस पर बल लगता है उस वस्तु पर कार्य होता है। अब एक एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर 10 न्यूटन का बल, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, विस्थापन से 60 डिग्री पर लगता है। 60 डिग्री पर लगाने पर इसमें 10 मीटर का विस्थापन होता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। यदि डायरेक्ट बल दिया होता और विस्थापन दिया होता तो इसको मल्टीप्लाई कर देते, W = F × D, कार्य मिल जाता। अब इसमें विस्थापन से 60 डिग्री पर दिया है कार्य, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आंसर बनाते हैं, मतलब बल F = 10 न्यूटन आपको लिखना है। वस्तु पर लगने वाला बल F = 10 न्यूटन। दूसरा, बल व विस्थापन के बीच का कोण थीटा = 60 डिग्री। विस्थापन D = 10 मीटर। तब वस्तु पर किया गया कार्य W = FD cos थीटा। F की वैल्यू ये आई है 10, D की वैल्यू 10 cos थीटा, ये है cos 60, ये आएगा 10 × 10 cos 60 की वैल्यू 1/2, ये जाएगा 5 टाइम्स। किया गया कार्य 50 जूल होता है। तो क्लियर है, बल द्वारा 50 जूल का कार्य किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपने जो कार्य होता है उसको समझ लिया है। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपके साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। यह वीडियो क्लास 9th के साथ साथ सारे साइंस के ऐसे सारे कंपटीशन जिसमें साइंस आती है उन सबके लिए उपयोगी है। थैंक यू।